रिपन की खासियत बताइए। रिपन ने एक काम बहुत अच्छा किया था और वो क्या है बताइए। रिपन ने एक काम बहुत अच्छा किया था और वो क्या है? ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है रिपन को, और बार बार एग्जाम में आता है ये स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। ठीक, और ये इसीलिए फेमस है। और इन्हीं के शासन काल में फैक्ट्री अधिनियम भी आया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया था बताइए? 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम, लिख लीजिए। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, फिर इसके बाद द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में द्वितीय भी आया है, लेकिन ये प्रथम पूछता तो 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया। इन्हीं के शासन काल में मदरसा की भी स्थापना हुई। ठीक है, मदरसा की स्थापना काफी मात्रा में हुई थी रिपन के कार्यकाल में। मदरसा जानते हैं ना? ठीक है, चलिए, तो ये रिपन की खासियत है। यहां से दो चीजें पूछी जाती हैं रिपन के कार्यकाल से। एक स्थानीय स्वशासन का जाना। स्थानीय स्वशासन होता क्या? क्या होता है स्थानीय स्वशासन? हमने कहा स्थानीय स्वशासन जो यहां पर लागू हुआ भारत में संवैधानिक रूप से, वो किसकी देन है? बलवंत राय मेहता एक समिति बनी थी 1957 में, और जिसके अध्यक्ष थे उस समिति के बलवंत राय मेहता, और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की डिमांड की थी और उनकी मानी गई थी बात। और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन सी थी? हमने कहा ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, ठीक है, जो ब्लॉक स्तर पे, और जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय थी। ग्राम पंचायत यानी प्रधान बनते हैं गांव में, खंड पंचायत यानी ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, बीडीसी का चुनाव होता है, और जिला पंचायत से जिला अध्यक्ष बनते हैं। यह है स्थानीय स्वशासन। सत्ता का विकेंद्रीकरण, बंटवारा कर देना। ठीक है, तो यह चीज है। और वही 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और यह पूरी तरीके से लागू हुआ 24 अप्रैल, यह पूरी तरीके से संवैधानिक रूप से लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 पूरे भारत में लागू हुआ। जबकि स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय व्यवस्था जो बलवंत राय मेहता की देन थी, वो सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान, और राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान का नागौर जिला। ठीक है, यह हमने पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जब पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो पढ़ाया है। ये नागौर जिला राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था। कब लागू हुआ था बताइए? 2 अक्टूबर 1959 में। फिर इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ। यहां से क्वेश्चन आता है, ये याद रखिए। आंध्र प्रदेश में कब से? 11 अक्टूबर से आंध्र प्रदेश में अपनाया गया। सीधे पूछता है, ठीक है, कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात है, त्रिस्तरीय व्यवस्था सबसे पहले किन राज्यों ने अपनाया? तो पहले राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, ये दो राज्यों ने अपनाया। 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिला राजस्थान ने, और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। इसके जनक कौन माने जाते हैं? बलवंत राय मेहता माने जाते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। ये अंग्रेजों के कार्यकाल की बात है, उसी के आधार पर यह चीज आई है।
73वां संविधान संशोधन आप लिख सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है। और 24 अप्रैल 1993 में पूरी तरीके से त्रिस्तरीय व्यवस्था लगी थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था, यह भी स्थानीय स्वशासन ही है कि स्थान के अपना खुद का शासन होना। तो जैसे प्रधान होते तो गांव स्तर पर देखते हैं, यह सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। यहां से क्वेश्चन, इसे लिख लीजिए सही से, त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक है, ये चीज। फिर आगे चल के 2 स्तरीय अशोक मेहता ने भी कहा था, ठीक है, सिफारिश की थी, लेकिन लागू नहीं हो पाया था 2 स्तरीय। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता ही, ठीक है, बलवंत राय मेहता। अच्छा, एक और चीज, ये हो गया। चलिए ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं जाते, नहीं तो फिर समय इसी में लग जाएगा, ठीक है। यहीं पर अब समाप्त करते हैं। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं। ये एक एक पॉइंट जो बता रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया जितना हम बता रहे हैं ना, आपका ये एग्जाम जो है ना आराम से निकल जाना है। जीएस के मामले में कभी फेल नहीं होने वाले, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। और फिर गहराई से भी, ऐसा नहीं है कि गहराई से नहीं पढ़ाते, लगभग जो समझते होंगे, पढ़ते होंगे, तो उन्हें पता कि कितनी गहराई से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपका पीसीएस लेवल तक कंप्लीट होगा। चलिए, तो ये हो गए रिपन। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आसपास यहीं पर, हमने कहा एक छूट गया है, सबसे पहले भारत में जो जनगणना हुई थी ना, वो कब हुई थी? सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी। और 1872 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, सही है ना? (1872) में लॉर्ड मेयो थे। और प्रथम जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना, प्रथम जनगणना का श्रेय जो जाता है वो 1872 में लॉर्ड मेयो। फिर इसके बाद नियमित जनगणना जो हुई वो रिपन के कार्यकाल में हुई। कब? 1881 से शुरू हो गई नियमित जनगणना। नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुई? 1881 रिपन के कार्यकाल से हुई। और 1872 में लॉर्ड मेयो के समय प्रथम जनगणना हुई थी भारत की। प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती है। हमने कहा 1881 के बाद 91 में हुई, फिर 1901 में, 1911, 1921, प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है। अभी अंतिम जनगणना जो हुई वो 2011 में हुई थी और 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल होने की वजह से नहीं हो पाई अभी पूरी तरीके से। तो अब लगभग 22 के अंत तक आएगा रिजल्ट जो भी है। प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। और इसमें जो जनगणना की बात करते हैं तो प्रथम जनगणना कौन? मेयो के कार्यकाल में 1872। अभी तक कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं अभी तक? कर लीजिए यहां से टोटल पूरे 2011 तक कुल 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। स्वतंत्र भारत की कितनी जनगणना? सीधे पूछता है। अभी तक 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। और स्वतंत्र भारत की यानी 1951 से अब तक की बात करें तो कुल 7 जनगणना हो चुकी और कुल टोटल 15। 2011 की 7वीं थी स्वतंत्र भारत की, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और 16वीं होनी है, स्वतंत्र भारत की 8वीं, स्वतंत्र भारत की 8वीं होनी है, ठीक है।
और जब जनगणना हो जाएगी ना तो आप लोगों के लिए बहुत पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, लोग 2011 की नहीं याद कर पाते हैं, अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 11 के नहीं बना पाते हैं। अब जब जितनी टाइम 21 की आ जाएगी, अब कब तक आ रही है, तो फिर नए क्वेश्चन एकदम से बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसे याद करिए। 11 की तो ठीक है याद करना है, फिर 21 की भी याद करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो मेओ भी हो गया। लॉर्ड मेओ के समय ये एक अति महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। ठीक, अभी इसमें भी जनगणना, ठीक है, जब पार्ट होगा जनगणना का कभी सेंसस के उसमें तो फिर देखेंगे, अब ज्यादा नहीं डीपली जाते हैं। चलिए ये छोड़े, आगे एक आते हैं डफरिन। ठीक है, एक आते हैं डफरिन। डफरिन के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं क्या? एक साथ लॉर्ड हुए डफरिन। हाँ, डफरिन के कार्यकाल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? 1885 में। किसने की थी बताइए? इसकी स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। हमें याद नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बवाल हो गया था, शायद कानपुर में हो या कहीं पर, इटावा में है शायद, थोड़ा सा बवाल हो गया था। ये आईएएस थे, आईसीएस परीक्षा पास किए हुए। ठीक है, सिविल सर्विसेज। ठीक है, हाँ, तो जॉब कर रहे थे ए.ओ. ह्यूम इटावा में शायद, तो कुछ विद्रोह हो गया था। और ये ए.ओ. ह्यूम जो है ना, तो फिर साड़ी पहन के भागे थे वहां से। एक बाबा रामदेव हो गए, हमने बताया था एक कहानी, एक ये है ए.ओ. ह्यूम भी। तो एक बार फंस गए थे चक्कर में, तो साड़ी पहन के भागना पड़ा था इन्हें। ठीक है, चलिए, तो ये भी है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं शिमला का सन्यासी। याद रख लीजिए, हर्मिट ऑफ शिमला, इन्हें बोलते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट मीन्स सन्यासी, तो शिमला का सन्यासी के नाम से जाना जाता है। शिमला का सन्यासी। सन्यासी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? सन्यासी, अच्छा, बिंदी नहीं होती क्या? यही होता है क्या? ये होता है? आता है शुद्ध में, हिंदी में। याद रखिए, सन्यासी ऐसे ही लिखते हैं। सन, देखिए, सन बिंदी हो गई, न्यासी, सन्यासी, ये हो गया सन्यासी। ये सही है, ये गलत हो जाएगा क्या? ये गलत है, ये सन्यासी है। सन्यासी, सही से उच्चारण करिए, सन्यासी। ये है सन्यासी, और ये सही है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाने जाते हैं कौन? ए.ओ. ह्यूम। आता है एग्जाम में। और ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1885। और डेट किसी को याद है? यस सर, बताइए। बहुत सही, 28 दिसंबर लिख लीजिए। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। वही कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए, जे.एल. नेहरू हुए,
इंदिरा गांधी जी हुए फिर, और कांग्रेस ही बनी रही। गैर कांग्रेसी सरकार अंशतः मोरारजी देसाई 1978 से 80 में पहली बार बनी। गैर कांग्रेसी पूर्णतः अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए तब बनी सरकार, अन्यथा किसी की सरकार नहीं बनी कांग्रेस के अलावा। याद रखिए ये नहीं, अरे भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी से वही तो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, वही तो चल रही है, दो ही तो पार्टी हैं। तो उसी कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिस कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, ठीक है, तो उसने शासन भी किया, स्वतंत्रता के बाद शासन भी किया, ठीक है, अब बहुत किया, ठीक है। तो भाई उनका हक भी बनता है, ऐसा नहीं है, उन्होंने किया है तो हक बनता है। कितना देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब जानते हैं? भारत के वो व्यक्ति जो पढ़े लिखे थे वो सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे। अब बताइए सरकार कौन चलाएंगे? जो पढ़े लिखे हैं, दिमागदार हैं, जो राजनीति में हैं, वकील हैं, वो सभी के सभी इसी में शामिल थे। तो शासन कौन करेगा? यही तो बनाएंगे, मेंटेनेंस करेंगे, बनाएंगे, तो इस वजह से यही तो करेगी। और फिर किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंकने का समय लगता है भाई। अब इसको हटाया है तो भाजपा ने हटाया है, समय लगा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल है, हटाने में समय लगा है। तो वो व्यक्ति और थे, अब का दौर और है, ठीक है, परिवर्तन होता है सत्ता का। तो ये चीज है। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए हुम ने की थी। ए हुम को हरमेट ऑफ शिमला कहा जाता है, शिमला का सन्यासी। अब बिल्कुल ऐसे कंठस्थ याद होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन जितने पॉइंट बोल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। डफरिन की दिमाग की उपज थी, डफरिन की दिमाग की उपज थी, क्या थी कि एक कांग्रेस, एक मंच बना लिया जाए, और ऐसा मंच जो हमारे लिए ठीक रहे, ठीक है, ताकि जनता की बातें वो समझे और वो हमें समझा सके जो पढ़े लिखे व्यक्ति है। क्योंकि हम डायरेक्ट जनता से बात नहीं कर पाते, न समझ में आती, वो क्षेत्रीय भाषा में बोलते, हमें कुछ आता नहीं है समझ में। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए, और इन्होंने मंच तैयार कर दिया था। किसने? ए हुम ने। इन्होंने मंच तैयार किया, और कुछ भी विद्रोह होता है तो इनके ऊपर जिम्मेदारी थोपेंगे कि इन्होंने हमें बताया ही नहीं अगर कोई ऐसी बात थी। तो ये चीज है, अपनी बचत के लिए इन्होंने ये बनाया था, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसमें समझ में ना आ रहा हो। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसे नाम दिया गया अधिवेशन। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो बैठक हुई उसी को कहते हैं अधिवेशन। और प्रथम अधिवेशन हुआ तो अधिवेशन जब होगा तो उसमें एक अध्यक्ष बनाएंगे कि नहीं? जब सब लोग बैठेंगे तो उनका नेतृत्व करने वाला एक अध्यक्ष होना चाहिए। तो सबसे प्रथम किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। अब मुंबई में कहाँ? गोकुल तेजपाल, बहुत सही। तो कह लीजिए मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, कर लीजिए गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है। यह बैठक हुई थी यहां पर 1885 में मुंबई में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, अध्यक्षता जो की थी वो WC बनर्जी ने किया था। और WC बनर्जी का पूरा नाम लिखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी का पूरा नाम लिखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, एक आते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक आते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एक
एक आते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये ऐसे नाम है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं ये इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं प्रथम ICS की परीक्षा पास करने वाले हैं। और हमने कहा एक क्या नाम लिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो बिना ताज के बादशाह हुए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक एक पॉइंट लिखते जाइए, ये समझ लीजिए, वही इंपॉर्टेंट है जो बोलते जा रहे हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिना ताज के बादशाह कहलाए। सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम ICS की परीक्षा पास की 1863 में। और व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष, मुंबई में जो हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बैठक। एक और नाम हमने बोला बंकिम चंद्र चटर्जी, और एक आते हैं उनके साथ में रविंद्रनाथ टैगोर। तो बंकिम चटर्जी जो थे कि उपाध्याय, ठीक है, एक ने लिखा राष्ट्रगीत तो एक ने लिखा राष्ट्रगान। RN टैगोर राष्ट्रगान आगे बताएंगे, ठीक है। RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा, चट्टोपाध्याय मिलता है, ध्यान दीजिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी मिलता है। इन्होंने राष्ट्रगीत लिखा और इनके राष्ट्रगीत जो आया वो इनका एक उपन्यास था आनंद मठ। आनंद मठ से ही इन्होंने लिया। बात क्लियर है कि नहीं? आनंद मठ में ही पहला, अगर बात वहां तक पहुंच गई तो एक पॉइंट और बोले, आनंद मठ में पहली बार उल्लेख हुआ है कि प्रथम जो विद्रोह हुआ सन्यासियों का विद्रोह, सन्यासियों का विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में ही मिलता है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंत में ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये हो गया। तो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए। इसके बाद आगे 1886 डफरिन के बाद अब कौन आ गए? अभी तो डफरिन है, क्या चीज? हाँ, 1885 के बाद 1886 एक अधिवेशन हुआ। और मुंबई के बाद कहां? कोलकाता। मुंबई के बाद कोलकाता में अधिवेशन हुआ। अब कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। लिख लीजिए, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। 1886 में कोलकाता अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। और दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति थे जो पारसी धर्म से रिलेटेड थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी व्यक्ति थे जो अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की। 1886 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। वही दादा भाई नौरोजी है जिन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिख लीजिए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। कहते हैं भारत के सबसे वृद्ध व्यक्ति। सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन? दादा भाई नौरोजी। वही दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया 1867-68। क्लियर है? तो 1867-68 में सबसे पहले भारत की आय जो है राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन किया। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले
प्रथम व्यक्ति थे। इनके पहले किसी ने भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत में कितना कमाते हैं लोग, किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने मतलब रखा और उन्होंने कहा कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति, और एक साल में 20 रुपए प्रति वर्ष एक व्यक्ति की आमदनी है, आय है। अब समझ लीजिए, मात्र 20 रुपए, साल भर में 20 रुपए माने रखते हैं। अब आप लोगों को 20 रुपए दे दिए जाएं, ठीक है, तो रिक्शे के लिए मना कर देंगे कि 20 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है, 20 रुपए साल भर की राष्ट्रीय आय माने रखता, प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय 20 रुपए साल भर की। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया। तो आता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने, इन्होंने कहा था कि धन का बहिर्गमन हो रहा है, यानी भारत से धन कहां? ब्रिटेन जा रहा है। और इन्होंने कहा कि भारत से धन का बहिर्गमन हो रहा है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी। बताइए क्या है? पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये पुस्तक का नाम है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसकी है। पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और इसी पुस्तक में जिक्र किया था कि धन का क्या हो रहा है? बहिर्गमन हो रहा, बाहर जा रहा है धन। क्लियर है? अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इतना लिख लेंगे चलेगा, तो पॉवर्टी जरूर लगा लीजिए आगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ये हो गया दादा भाई नौरोजी की बात। 1886 के बाद 87 में फिर एक अधिवेशन हुआ है। बताइए 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ है? तो 1887 में अधिवेशन जो हुआ वो कहां पर हुआ? मद्रास में हुआ था। लिखते जाइए, पूरा लिख लिया करिए अधिवेशन। ऐसा नहीं कि हमने 1887 लिख दिया मद्रास, कुछ बोल रहे हैं तो वो भी लिखते जाया करिए। 1887 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ वो मद्रास में हुआ, और मद्रास में ये इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता लिख लीजिए, अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी। अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी से जैसे नाम से परिचित हैं आप लोग कि प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि वह प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन थे जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने अध्यक्षता, मद्रास में यह अधिवेशन हुआ था 1887 में। क्लियर है? और ये खासियत है, पहले व्यक्ति व्योमेश चंद्र बनर्जी 86 में पहले पारसी दादा भाई नौरोजी, 87 पहले मुस्लिम व्यक्ति, 87 में मद्रास में। फिर इसके बाद 1888 आते हैं। तो अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताइए। अध्यक्षता जो की वो उन्होंने किया जॉर्ज यूले ने किया था। और जैसे नाम से परिचित होंगे, जॉर्ज लग गया तो ये प्रथम अंग्रेज हो गए। तो हमने प्रथम 4 बताए। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम हिंदू कह सकते हैं या प्रथम
WC बनर्जी 1885। 86 में प्रथम पारसी दादा भाई नौरोजी। फिर प्रथम मुस्लिम व्यक्ति बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद। बात क्लियर की नहीं? यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डफरेन तो गियो वो हमने बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ गए ना, डफरेन को हटाएं ना अब, ठीक है।